नमस्कार दोस्तों। प्रबल जो सीरीज है 72nd बीपीएससी के लिए, आज इस सीरीज के तीसरे दिन हम लोग हिस्ट्री में 3 टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, जैसे मगध एम्पायर हो गया, विदेशी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य। आज सिर्फ हम लोग एमसीक्यू नहीं करने वाले हैं, हम लोग उस दौर में भी प्रवेश करने वाले हैं जिसने एक तरीके से भारत की राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक पहचान को गढ़ा। एक ऐसा दौर जब छोटा सा एक मगध जो धीरे धीरे इतना पावरफुल बनता है, जो पूरे आर्यावर्त पर अपनी शक्ति का परचम लहराता है। यही वो कालखंड था 326 बीसी वगैरह, जब आपको अलेक्जेंडर इंडिया पर आक्रमण करता है और आगे जाकर के एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य की मदद से, उनके मार्गदर्शन में इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्यन साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसी सारे टॉपिक्स को लेकर के हम लोग देखते हैं कुछ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो होंगे वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और जो चेंजिंग वाला पैटर्न है उसके आधार पर कुछ नए क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड कर रखा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। बिंबिसार ने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के विरुद्ध युद्ध किया था। ठीक है, पहला चीज तो जानेंगे, अवंती मतलब क्या हुआ, अभी के समय का मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, राजधानी इसकी क्या थी, उज्जैन थी। और क्या चंद्रप्रद्योत के विरुद्ध इस व्यक्ति ने युद्ध किया था, तो हाँ किया था। ठीक है, बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को चंद्रप्रद्योत के उपचार हेतु उज्जैन भेजा। ठीक है, उज्जैन अभी उन्होंने बात किया कि राजधानी थी किसकी, तो जो चंद्रप्रद्योत नाम से राजा थे, अवंती जो राज्य था, इसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है, भेजा गया था, क्या भेजा गया था, ठीक है, ये अपने राज्य वैद्य जो थे उनका नाम पूछ देगा एग्जाम में, नाम था जीवक, और चंद्रप्रद्योत को पीलिया रोग हो गया था। ठीक है, डिटेल में थोड़ा इसलिए बात कर रहे हैं ना, एबीसीडी से बियॉन्ड हट के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जरूरी नहीं है क्वेश्चन के पूछने का जो पैटर्न है उसको हम लोग मैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यही रीजन है कि हम लोगों ने जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ है कि 2000 के करीब एमसीक्यूज कराए जाएंगे और उन्हीं के थ्रू लगभग 20,000 फैक्ट्स को हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट सही है, उन सारी चीजों के ऊपर जानेंगे। अगला, बिंबिसार ने पाटलिपुत्रा नगर को सुदृढ़ दुर्गों से सुसज्जित करवाया था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के लिए। ये बेसिकली इस स्टेटमेंट से ऐसी समझ विकसित होती है कि भाई जो पाटलिपुत्र नगर है ना, उसकी किलेबंदी किसके द्वारा कराई गई है, तो बिंबिसार के द्वारा कराई गई है। लेकिन ये गलत फैक्ट है, बिकॉज इस किलेबंदी को कराने वाला व्यक्ति अजातशत्रु था। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट अगर आपका सही हो गया और तीसरा वाला गलत हो गया तो तीन तीन जगहों से कट हो जाएगा, फिर करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, और भी कुछ फैक्ट हम लोग बात कर सकते हैं अजातशत्रु से रिलेटेड। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में जैसे जानेंगे कि 492 बीसी से लेकर के लगभग 460 बीसी तक ये व्यक्ति रूल करता है। इसके जो पिताजी थे बिंबिसार, वो रूल करते हैं लगभग 544 से लेकर के 492 बीसी तक। पहली बार कोई राजा, ठीक है, भारत के इतिहास में कोई राजा अगर पहली बार कोई एक बड़ी सी सेना रखना प्रारंभ करता है तो ये व्यक्ति बिंबिसार है। और यही रीजन है कि इस व्यक्ति को इतिहास में श्रेनिक नाम से जाना जाता है या सेनिया नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सेना रखने वाला। ठीक है, ठीक वैसे ही अजात शत्रु को किस नाम से जाना जाता है, तो अजात शत्रु को कुनिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बिंबिसार क्या करता है कि अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनसे संघर्ष भी करता है। ठीक है, अपने प्रसिद्ध राज्यवैद जीवक को चंद्रप्रद्योत के उपचार हेतु उज्जैन भी भेजता है। और पाटलिपुत्र के दुर्गीकरण का श्रेय जो है ये मुख्यतः किसको देना चाहिए, तो इसके बेटे अजातशत्रु को देना चाहिए। बिंबिसार एक ऐसा शासक है जो 3 शादियां करता है, इस चीज के ऊपर भी ध्यान देंगे। एक शादी वो करता है
प्रसेनजीत की बहन से, ठीक है, जिनका नाम था महाकोसला देवी, ठीक है। दूसरा वो शादी करता है काशी की राजकुमारी से, और तीसरा वो शादी करता है पंजाब के मध्य नरेश की राजकुमारी छेमा से, ठीक है। तो हमारा प्रयास केवल एमसीक्यूज करा देना, एबीसीडी करा देना नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई इन्हीं सारे फैक्ट्स के थ्रू और भी कुछ कुछ फैक्ट्स आपको पता चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस शासक को आइडेंटिफाई करना है जो कलिंग और कौशल पर विजय प्राप्त करता है और ये खुद को एकराट कहलवाता था, ठीक है। एकराट अपने को कहलवाने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो महापद्म नंद है, ठीक है। मोटे तौर से 344 से लेकर के 334 बीसी तक ये व्यक्ति रूल करता है, और इसका आगे आने वाला शासक धनानंद जितना कायर व्यक्ति था, जितना कुपात्र व्यक्ति था, उतना ही पात्र व्यक्ति था महापद्म नंद, ठीक है। तो इसका शासन काल थोड़ा याद रखेंगे। एकराट पुराणों में इसी व्यक्ति को एकराट कहा गया है, और प्रतापी होने के कारण कलिंग मतलब उड़ीसा और कौशल पर विजय पाने वाला ये व्यक्ति है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो महापद्म नंद पुराणों में एकराट कहा गया है, ठीक है, और इस व्यक्ति ने दो दो जगहों को जीत करके मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। अब देखिए नए नए क्वेश्चंस भी अब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चाणक्य इस साल काफी चर्चा में रहे हुए हैं। आप लोगों से पूछ देंगे कि विजिगीषु जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। पहला चीज तो जानेंगे कि चाणक्य ने एक किताब लिखी है जो है अर्थशास्त्र। कितनी चैप्टर्स में ये बुक है? तो 15 चैप्टर्स में है, और चैप्टर्स को कहा जाता है अधिकरण, ठीक है। तो इस बुक में कुल कितने चैप्टर्स हैं, कुल कितने अध्याय हैं? तो 15 अध्याय है। अगला चीज, अर्थशास्त्र मतलब तो होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये जो किताब है ये अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीति विज्ञान की किताब, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में जो चाणक्य हैं उनको बोला जाता है कि वो बहुत इथिकल आदमी नहीं है, ठीक है। बहुत वो मोरालिटी को लेकर के नहीं चलते हैं। उनका एक लौता ये कंसर्न होता है कि मेरा राजा हर सिचुएशन में जीते, तो वो अपने राजा को बोलते हैं विजिगीषु। विजिगीषु एक ऐसा राजा जो हमेशा विजय की इच्छा रखने वाला हो, हमेशा दूसरे अपने पड़ोसी राज्यों को अपने राज्य में मिला लेने को उत्सुक हो। येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सबको इस्तेमाल में लाइए, और दूसरे जो राजवंश हैं उनको अपने में मिला लीजिए, ठीक है। तो विजिगीषु मतलब हो गया विजय की इच्छा करने वाला राजा। और अगर स्टेटमेंट में ये पूछे कि भाई ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, तो चाणक्य के द्वारा। और चाणक्य को ही इतिहास में दो और नामों से हम लोग जानते हैं। एक नाम है विष्णुगुप्त और दूसरा नाम है कौटिल्य। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति को इंगित करते हैं, और ये किनके राजनीतिक गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वही कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु एक ऐसा राजा है जो विस्तारवादी नीति अपनाता है, हमेशा अपने राज्य को विस्तार करने को लेकर के वो कंसर्न रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बसदी शब्द किससे रिलेटेड है? ओल्ड वाली एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या जाना हुआ है भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 322 से लेकर के लगभग 298 बीसी तक। यहाँ पे 322 की जगह 320 भी किसी किसी किताब में देते हैं, ठीक है। तो 322 से लेकर के 298 बीसी तक। ये भी हम लोगों ने जाना हुआ है कि आगे आने वाले समय में ये व्यक्ति क्या करता है कि दक्षिण भारत के तरफ मूव ऑन कर जाता है, जैन धर्म अपनाता है। और जैन धर्म में भी किस शाखा, किस संप्रदाय का ये व्यक्ति अनुयायी था? तो ये दिगंबर संप्रदाय का अनुयायी था, दिगंबर, ठीक है।
एक है श्वेतांबर, दूसरे हैं दिगंबर। श्वेतांबर लोग ऐसे लोग हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। अभी बहुत सारे आराधना या साधना, ये सब जो भक्ति चैनल्स पे आप देखेंगे कि जो जैन मॉन्क्स बहुत सारे सफेद कपड़ों में होते हैं, वो होते हैं श्वेतांबर। बहरहाल जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये व्यक्ति क्या करता है कि दिगंबर सेक्ट को ज्वाइन करता है। और दिगंबर सेक्ट को ज्वाइन करना मतलब दिक मतलब होता है अंबर, आसमान, ठीक है। और अंबर मतलब होता है, दिक मतलब होता है आसमान, और अंबर मतलब होता है कपड़ा। ये जो दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं वो न्यूड रहते हैं, ठीक है, वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। उनका मानना है कि पूरा आसमान ही हमारे लिए वस्त्र है, और जिस तरीके से प्रकृति ने हम लोगों को पैदा किया है उसी तरीके से हम लोगों को रहना चाहिए, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के तरफ गया। ये भी जानेंगे कि संलेखना या उसी को संथारा भी कहते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा इस व्यक्ति को, चंद्रगुप्त मौर्य को, मृत्यु प्राप्त हुई। और संथारा या संलेखना में क्या होता है ना कि कोई जैन मॉन्क होते हैं, वो धीरे धीरे अपना खाने का इंटेक कम कर देते हैं। जैसे 5 रोटी अगर आप खा रहे हैं तो बहुत समय तक आप 3 रोटियों पे सर्वाइव करेंगे, फिर 1 रोटी पर सर्वाइव करेंगे, और धीरे धीरे खाना पीना छोड़ करके वो धीरे धीरे मरते हैं, ठीक है, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पार्डन मी, मरना में भी अप्रोप्रिएट शब्द नहीं है, मेरी गलती है, ठीक है। तो संलेखना या संथारा, इसके द्वारा इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, उस चीज को जानेंगे। तो अगर कोई बड़ा प्रतापी राजा, वापस लौटते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अगर दक्षिण भारत कर्नाटका की तरफ गया होगा तो वो अपने रहने के लिए, अपने लोगों के रहने के लिए उसने विहारों का तो निर्माण कराया होगा ना। विहार हम लोगों को पता है ना कि विहार मतलब होता है कि भाई जो भी मॉन्क लोग हैं, जो भी साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, उनके रहने की जगह। तो कर्नाटक में जो आपको कर्नाटक कह लीजिए या दक्षिण भारत कह लीजिए, वहां पर जो जैन मॉन्क लोग थे उनके रहने का जो जगह था उसको कहा जाता था बसदी, ठीक है। आंसर होगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद करके उनकी हत्या कर दी, ठीक है। कई लोगों का मानना है कि भाई वैशाली की एक नगर वधु थी, नगर वधु, वधु क्या नाम था उनका, आम्रपाली। और आम्रपाली के ऊपर मोहित दोनों लोग थे, अजातशत्रु भी और बिंबिसार भी, ठीक है। एक चीज जानेंगे। दूसरा कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली जो दूसरी महिला थी वो आम्रपाली थी। पहली महिला तो भगवान बुद्ध की माता स्वयं थी, ठीक है। माता मतलब वो माता नहीं जिन्होंने उनको जन्म दिया, बल्कि गौतमी जो उनकी स्टेप मदर थी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन के तरफ कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को पहले कैद करता है, बाद में उनकी हत्या कर देता है। क्यों ऐसा करता है? सिंहासन प्राप्त करने के लिए, बौद्ध भिक्षुकों के प्रभाव में आकर के, ये गलत है। पारिवारिक विवादों के कारण, ठीक है, विवाद भी रहे होंगे लेकिन उससे भी जैन धर्म के प्रभाव के कारण, ये भी गलत है। सही आंसर है सिंहासन प्राप्त करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्या देखा कि बिंबिसार जो है वो मोटे तौर पर 544 से लेकर के 492 बीसी तक रूल करता है, और अजातशत्रु 492 बीसी से लेकर के लगभग 460 बीसी तक रूल करता है, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अजातशत्रु था वो उकता गया था, उसका पेशेंस खत्म हो गया था, ठीक है। राजा बनने के लिए वो अपने पिताजी की हत्या कर देता है, ठीक है। सत्ता की लालसा में पहले जेल में डालता है, बाद में हत्या कर देता है। अगला देखते हैं। खरोष्ठी लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। पहला बोलता है कि इसका विकास रोमन साम्राज्य के प्रभाव में हुआ था। नहीं, रोमन साम्राज्य के प्रभाव में नहीं, बल्कि ईरान में प्रचलित ये भाषा थी, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस अगर होगा तो ईरान वालों। दूसरा, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अभी जो लिखाई है वो क्या है, बाएं से दाएं है, लेकिन जो खरोष्ठी है ना वो लेफ्ट टू राइट नहीं लिखी जाती थी, बल्कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा गलत, रोमन साम्राज्य नहीं बल्कि ईरान के साम्राज्य, ईरान के इन्फ्लुएंस में ये हुआ है। बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं लिखा जाता था, तो दूसरा भी गलत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। भैया चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत शिलालेख मिले ही नहीं है। पहला व्यक्ति जिसका इस कंट्री में सबसे एंशिएंट इंपॉर्टेंट किंग जिसके शिलालेख मिले हैं वो है अशोक,
और अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है, कुछ शिलालेख उसके खरोष्ठी लिपि में पाए गए हैं, खास तौर से इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट है वहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, खरोष्ठी लिपि का विकास रोमन प्रभाव से नहीं बल्कि ईरान के प्रभाव से हुआ है, और वहां के शासन को, वहां का जो राजवंश था उसको एक्मेडियन आपको एम्पायर कहा जाता है, ईरान को पर्सिया कहा जाता है, ये भी आपको पता है। बाएं से दाएं नहीं बल्कि दाएं से बाएं लिखा जाता था, इस चीज को मार्क कर लेंगे। और सम्राट अशोक के कुछ कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे कुछ शिलालेख लिपि में मिले हैं, और कौन कौन से हैं उनका नाम भी नोट डाउन कर लेंगे। एक तो शाहबाजगढ़ी है और दूसरा मानसेहरा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ऐसा था ना कि लगेगा कि हाँ खरोष्ठी तो मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब जब से इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन छोटा छोटा ट्रिक था और उन्हीं छोटे ट्रिक के कारण हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसको गलत कर देते हैं। रोमन इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि ईरान का इन्फ्लुएंस। दूसरा वाला स्टेटमेंट आई एम क्वाइट श्योर कि लगभग सारे लोगों ने सही किया होगा या करेंगे, और तीसरा वाला अशोक में इसको इस्तेमाल में लाया गया है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। पिंगली वत्स कौन सा व्यक्ति था? तो हम लोगों को पता ही है कि पिंगली वत्स अशोक के बड़े प्रतापी राजा बनने के बारे में भविष्यवाणी करता है। ठीक है, इस चीज को जानेंगे। बिंदुसार के दरबार में ये व्यक्ति थे और बोलते हैं, और ये भी जानेंगे कि आजीवक संप्रदाय से ये व्यक्ति संबंधित था। यहाँ पे में भी आपको नहीं लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये हमारी गलती है। आजीवक संप्रदाय, आजीवक सेक्ट से ये व्यक्ति रिलेटेड था, उस चीज को जानेंगे। अगला जानेंगे राधा गुप्त। ठीक है, राधा गुप्त कौन से व्यक्ति रहे हुए हैं? तो राधा गुप्त माना जाता है कि जिस तरीके से विष्णुगुप्त या चाणक्य ने मदद किया हुआ है चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक वैसे ही राधा गुप्त ने मदद किया हुआ है अशोक की राजा बनने में, उसके राज्यारोहण में सहायक अमात्य। अमात्य मतलब क्या समझना है? मिनिस्टर समझना है। ठीक है, तो ए का आंसर फिर 4 हो गया। बी राधा गुप्त हम लोगों ने देखा। जक्सीस कौन सा आदमी रहा हुआ है? ठीक है, 300 मूवी जाकर के देखिए ना, 300 मूवी 2 पार्ट में है। ठीक है, ईरान का ये व्यक्ति राजा था, और किस तरीके से ये क्या करता है कि रोमन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है, ये सारी कहानी उस मूवी में दिखाई गई है। ठीक है, तो जक्सीस कौन सा व्यक्ति था? ईरान का एक शासक था, उसको जानेंगे। और अंभी के बारे में जान रहे होंगे कि अंभी कौन सा व्यक्ति है? तो सिकंदर का सहयोगी था जो तक्षशिला का शासक था। ठीक है, हम लोगों ने क्या जाना हुआ है कि सिकंदर के बारे में कि सिकंदर 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। अगला कि 323 बीसी में इसकी मृत्यु होती है, और मृत्यु कहां पर होती है ये भी एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो बेबीलोन में। भारत में ये व्यक्ति कितने महीने तक रहा? तो भारत में रहा लगभग 19 महीनों तक। 2 राजाओं से इसका सामना हुआ, एक तो अंभी से जिसने सरेंडर कर दिया इसके सामने, और दूसरा पोरस से। ठीक है, और कहां का ये शासक था? तो ये यूरोप में मकदूनिया, या इसी को इंग्लिश में मैसेडोनिया बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैसेडोनिया। ठीक है, तो मैसेडोनिया का ये शासक था। ठीक है, तो फिर मैच कर लेंगे। ठीक है, डी वाले को किसके साथ कर देना है? फिर एक वाले के साथ कर देना है, मतलब ए का आंसर 4 होना चाहिए। ए का आंसर 4 होना चाहिए, मतलब इसको कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, बी वाले का आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, बी वाले का आंसर 2 होना चाहिए, तो दैट मीन्स वो आपको ए वाले ऑप्शन में ही दिख गया। ठीक है, और यही रीजन है कि थोड़ा हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, ताकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाए। इसीलिए थोड़ा हम लोग डिटेल में भी इन सारी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, जक्सीस को कभी कभी हिंदी में
छयास भी कहा जाता है, उस चीज को जानेंगे। और जक्सीस का सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके जो पिताजी थे, इसके जो पूर्वज थे, उन लोगों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया और सिंध को क्या कर दिया, अपना 20वां राज्य या 20वां छत्रप बना दिया, छत्रप बना दिया, ठीक है। और जक्सीज ऐसा पहला व्यक्ति है, नई वाली पुरानी वाली एनसीईआरटी लिखती है कि इसी ने पहली बार भारतीयों को ईरानी सेना में शामिल किया, ठीक है। 300 मूवी भी जाकर के देखेंगे ना, तो जो 300 लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि दूर देश से आए हुए राक्षसों से हमारे ऊपर आक्रमण कराया गया, जादूगरों से आक्रमण कराया गया। और राक्षस मतलब इंडिया से वो हाथी लेकर के गया आक्रमण कराने के लिए, और इंडिया के जो मैजिशियंस थे उनको भी उसने युद्ध में इस्तेमाल में लाया, ठीक है। हाइड्रोस्पीस के युद्ध का परिणाम क्या था? पहला चीज तो जानेंगे कि हाइड्रोस्पीस का जो ये बैटल है ये किन लोगों के बीच रहा हुआ है। तो एक तरफ तो अलेक्जेंडर था, दूसरी तरफ भारत का शासक पोरस था, ठीक है। पोरस था। अलेक्जेंडर हार गया? नहीं, वो हारा नहीं। क्या पोरस मारा गया? पोरस भी नहीं मारा गया। पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे शासक बना दिया गया, ठीक है। अलेक्जेंडर ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया? नहीं, पूरे भारत पर कब्जा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पोरस की सेना के पास कुछ हाथी थे और उन हाथियों ने इतनी तबाही मचाई कि भाई जब इन लोगों को पता चला ना, अलेक्जेंडर को पता चला कि आगे अगर हम मगध के तरफ बढ़ेंगे तो वहां नंद लोग हैं और नंदों के पास 6000 प्लस आपको एलिफेंट प्लस हाथी हैं, तो उसकी सेना में विद्रोह हो गया। लोगों ने कहा कि 4-6 हाथी हम लोगों से नहीं संभल रहे हैं, तो फिर कहां से हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हाथियों को संभाल पाएंगे। और यही कारण है कि भाई उसकी सेना में इन सारी चीजों को लेकर के विद्रोह हुआ, ठीक है। एक और कहानी ये है कि भाई पोरस के पास अलेक्जेंडर खुद अपना ही दूत बन के आया, लेकिन पोरस ने उसको पहचान लिया, पोरस ने उसकी हत्या नहीं की। और इसी चीज को रेप्लिकेट करते हुए सिकंदर ने भी जब पोरस को हराया तो उसने उसकी भी हत्या नहीं की, ठीक है। पोरस को हार के बावजूद अलेक्जेंडर की कृपा मिली और उसे अपने राज्य पर पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। और क्या क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो अलेक्जेंडर की सेना थी ना, वो कौन से नदी को पार करने से मना कर दी? तो व्यास नदी पार करने से इन लोगों ने मना कर दिया। इसकी सेना में विद्रोह हो गया, बोला गया कि भाई व्यास पार करके हम लोग कहीं से भी जाने में, आगे की लड़ाई लड़ने में हम लोग कैपेबल नहीं है। तो उस चीज को भी एक बार आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं, वो फारसी शासक कौन सा था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर कब्जा किया? ठीक है, पहला चीज तो ये फारसी शासक पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है वो डेरियस प्रथम है। डेरियस प्रथम के बारे में माना जाता है कि लगभग 550 बीसी के आसपास, 544 बीसी है टू बी वेरी श्योर, बट एग्जाम में इसका ईयर वगैरह नहीं पूछेंगे। उसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। जरथुस्ट कौन से व्यक्ति थे? ये आपको दार्शनिक फिलोसफर रहे हैं, ये लड़ने भिड़ने वाले आदमी नहीं थे, ठीक है। तो डेरियस प्रथम क्या करता है कि भारत पर आक्रमण करता है, भारत में सिंध प्रांत को ये क्या करता है, अपने राज्य में मिला लेता है और अपने राज्य का मतलब उसका जो साम्राज्य था उसका 20वां प्रांत या 20वां छत्रप आपको बना देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। डेरियस प्रथम था, ठीक है। और यही व्यक्ति क्या करता है कि फारस का राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया। अगला देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंत? नहीं, मौर्य साम्राज्य का अंत नहीं हुआ है। नंद साम्राज्य क्या हुआ है कि इसके समय में एग्जिस्ट करता था और नंद लोगों को सत्ता से हटा करके लगभग 322 बीसी में राजा बन जाता है। कौन सा व्यक्ति? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्यन साम्राज्य फिर कब से कब तक एग्जिस्ट करता है? तो 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी में, तब तक जब तक शुंग लोग, पुष्यमित्र शुंग आकर के इस डायनेस्टी को नहीं हटा देते हैं, ठीक है।
तो मौर्य साम्राज्य का अंत नहीं हुआ है, बल्कि 326 हम लोगों ने देखा कि 326 बीसी में आक्रमण करता है अलेक्जेंडर, उसके लगभग 4 सालों के बाद तो मौर्य साम्राज्य प्रारंभ होता है, तो अंत तो नहीं हुआ है। ग्रीस में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ये भी नहीं हुआ है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश ये लगभग 1500 या 1700 बीसी की कहानी है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। यूनानी सिक्कों और कला शैलियों की शुरुआत, ठीक है। भारत में आर्ट एंड कल्चर के एक फॉर्म का प्रारंभ होता है जिसको कहा जाता है हेलेनिस्टिक आर्ट, और हेलेनिस्टिक आर्ट से ही आपको इंस्पायर होकर के हेलेनिस्टिक आर्ट, जैसे हम लोग कहीं पे भी आते जाते हैं तो वहां के लोगों से कुछ चीजें सीखते हैं ना, तो वहां की एक सुंदर महिला थी, यूनान की सुंदर महिला थी जिनका नाम था हेलेन। उनकी बहुत सारी वहां पर मूर्तियां वगैरह बनाई जाती थी, इसीलिए हेलेनिस्टिक आर्ट जो नाम है ना, ये कहां से निकला है, इन्हीं हेलेन के नाम से निकला है। इवन अगर आप लोगों में से किसी ने ट्रॉय मूवी देख रखी हो, तो ट्रॉय मूवी में ट्रॉय का राजकुमार जिस खूबसूरत प्रिंसेस को अपने साथ भगा ले जाता है, वो हेलेन ही रहती है, ठीक है। तो वहां पे माना जाता है ये बहुत सुंदर महिला थी, इनके नाम पर इनकी मूर्तियां बनी, उससे हेलेनिस्टिक आर्ट निकला। और यही आर्ट, जैसे हम लोग कहीं जाते आते हैं तो वहां की कुछ चीजें सीखते हैं ना, तो इन लोगों के संपर्क में आकर के इंडियंस ने भी अच्छी मूर्तियां बनाना सीखा। माना जाता है कि उसके पहले मूर्ति पूजा इत्यादि नहीं होता था। इस देश में पहली बार किसी व्यक्ति की मूर्तियां बना करके बड़े पैमाने पर बनाई गई हैं, बड़े पैमाने पर, या मूर्ति पूजा भी एक तरीके से किस पहले व्यक्ति का प्रारंभ हुआ है, तो वो भगवान बुद्ध है, ठीक है। कौन से व्यक्ति हैं, भगवान बुद्ध है, ठीक है। तो इसी हेलेनिस्टिक आर्ट के प्रभाव में आकर के, अब चूंकि अलेक्जेंडर कहां से आया था, वो तमिलनाडु से तो इंडिया में एंटर नहीं किया था, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट पे एंटर किया था। वहां पर कौन सी जगह थी, गांधार था, ठीक है। तो गांधारा आर्ट इसके प्रभाव में आकर के प्रारंभ हुआ। सिकंदर का आक्रमण एग्जाम में पूछते हैं, बीपीएससी ने पूछा हुआ है, 326 बीसी। भारत और यूनान के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा, उन लोगों का हेलेनिस्टिक आर्ट से हम लोगों ने गांधार कला सीखी, और आगे जाकर के यही गांधार कला और ज्यादा परिष्कृत हो जाती है मथुरा कला, ठीक है। तो और सिक्के भी उनके प्रचलन में आते हैं। ये भी चीज जानेंगे कि गांधार कला जो थी वो यूनानी प्रभाव था उसके ऊपर, और भारतीयों ने इंडिजिनस तरीके से या स्वदेशी तरीके से अपनी किस कला का विकास किया, तो वो मथुरा कला है, मथुरा आर्ट है, ठीक है। मथुरा कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में मतलब क्या क्या मूर्तियां बनाई गई हैं, तो एक तो मूर्तियां भगवान बुद्ध की बहुत सारी बनाई गई हैं, प्लस कनिष्क की भी मूर्ति मिली हुई है, किंग कनिष्क जो फर्स्ट सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, फर्स्ट सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, उनकी खंडित सर्वहीन मूर्ति भी मिली हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजिगीषु क्या होता है। अभी हम लोगों ने बात किया विजय की इच्छा रखने वाला राजा। बसदी हम लोगों ने देखा क्या होता है, तो जैनियों के विहार होते हैं। मौर्यन साम्राज्य से संबंधित ये दो शब्दावलियां, ये दो ऑफिशियल्स होते थे, समाहर्ता कलेक्टर होता था, राजस्व संग्रह अधिकारी, ठीक है। इसीलिए डीसी वगैरह के ऑफिस में अभी भी आप देखते होंगे जिला समाहर्ता जैसी शब्दावली। और सन्निधाता, फिर अगर आप पोस्ट कलेक्ट करके आएंगे तो उस चीज को जो भी आप ट्रेजर, जो भी पैसा रुपया आप कलेक्ट करके आएंगे उसको सरकारी खजाने में भरने का काम करता था। तो सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष, और समाहर्ता मतलब रिवेन्यू को कलेक्ट करने वाला व्यक्ति। तो फिर सीधा सा है 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लोमेश ऋषि जो गुफा है वो बराबर पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कि इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था और आजीवक संप्रदाय के लिए कराया गया था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय मतलब उसके स्थापक मक्खली गोशाल, और कल के एमसीक्यूज में हम लोगों ने देखा हुआ है कि मक्खली गोशाल अपने आरंभिक दिनों में स्टूडेंट रहे हुए किसके, तो महावीर स्वामी के, ठीक है। यह गुफा पूर्णतया बुद्धिस्ट चैत्य शैली में निर्मित है। आप लोगों को बताए हैं ना कि ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स में ना एक्सट्रीम लाइन से हमेशा बचेंगे।
आंशिक रूप से बौद्ध चैत्य शैली में निर्मित अगर शब्द होता है तो उसको सच मानते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्णतया लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। फिर पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो फिर आपके लिए सही स्टेटमेंट हो रहा होगा। इन्हीं सारे स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, चीजें बड़ी शानदार होंगी, ठीक है। और यहाँ की गुफाओं में एक तो लोमेश ऋषि गुफा है, इसके अतिरिक्त और क्या है, आपको विश्वकर्मा गुफा है, ठीक है, चौपार वाली गुफा है। तो इन सारी गुफाओं के नाम भी आप लोग याद रखेंगे, वो भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। कि एक तो लोमश ऋषि की गुफा हो गई, दूसरा चौपार या इसी को कर्ण चौपार गुफा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहीं पर सुदामा गुफा भी है और साथ साथ विश्वकर्मा गुफा है। इन चारों गुफाओं में से जो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है वो लोमेश ऋषि की, ठीक है। ये वेल पॉलिश्ड है, ठीक है। अगर किसी भी पत्थर को बहुत ज्यादा आप पॉलिश करेंगे ना तो वो काफी चमकीला देखने को आपको देखने में आपको दृश्य होगा, और यही सारी खासियतें हैं लोमेश ऋषि गुफा की, ठीक है। बिहार की बराबर पहाड़ियों में स्थित है। निर्माण किसके द्वारा, अशोक और अशोक के सेकंड जनरेशन दशरथ के द्वारा, ठीक है। किसके लिए इसको डोनेट किया गया था, किसके लिए बनाया गया था, तो आजीविकों के लिए। बुद्धिस्ट चैत्य शैली से प्रभावित अवश्य है परंतु पूर्णतया उस शैली में नहीं है, ठीक है। कौटिल्य ने राज्य को सप्तांग सिद्धांत पर आधारित मानना, एग्जाम में हो सकता है सिंपली यही पूछ दे कि सप्तांग, ठीक है, 7 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द 7 essential parts of the state, ये थ्योरी किसकी दी गई है, तो आपको चाणक्य की दी गई है। और सप्तांग सिद्धांत में बोलता है चाणक्य की राज्य के 7 इंपॉर्टेंट आपको अंग होते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी इसकी सही है, ठीक है। सप्तांग सिद्धांत में बोलता है कि राज्य के 7 चीजें होनी चाहिए। राज्य का एक स्वामी होना चाहिए, मतलब राजा होना चाहिए। उसके पास अमात्य, योग्य मिनिस्टर, योग्य मंत्री होने चाहिए। जनपद, राज्य करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, और राज्य अपने को बाह्य खतरों से बचा सके इस चीज के लिए उसके पास किला होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए। आज के समय में कोई फ्री में किसी के लिए तो काम नहीं करेगा ना, तो अगर आपको सेना रखना है या आपको किला बनवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, फिर पैसा चाहिए होगा। तो पैसा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सेना चाहिए होगी, और ऐसे मित्र आपके दोस्त होने चाहिए, ऐसे दूसरे राजा होने चाहिए, ऐसे दूसरे राज्य होने चाहिए, राज्य या राजा होने चाहिए जो मुसीबत के समय आपकी मदद कर सके। जैसे पांडवों के ऊपर मुसीबत आई, वो क्या किए कि विराट नगर में जाकर के उन्होंने शरण लिया, ठीक है। तो यही 7 पार्ट्स हैं, इसके ऊपर भी इनको भी एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा यूनानी इतिहासकार था जिसने मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया, ठीक है। अल बरूनी तो अरब जगत से आया हुआ है, किताबुल हिंद वाला, ठीक है। फाहियान किसके समय में आया है, चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य के समय में आया है, जिनका शासनकाल लगभग 380 या 375 से लेकर के 415 एडी तक है, ठीक है। अगला जानेंगे कि फाहियान इंडिया कब आया है, तो 400 या 399 एडी से लेकर के 412 या किसी किसी किताब में 415 एडी तक, ठीक है। और ये आया कहां से था, तो ये चीन से आया था, तिब्बत से आया था, तो दैट मीन्स ये नहीं होगा। अल बरूनी अरब जगत से आया था, ये नहीं होगा। वेन सांग किसके समय में आया हुआ है, तो ये भी लगभग 15 साल इंडिया में रहा था, 630 से लेकर के 645 एडी। किसके समय में, हर्षवर्धन के समय पे। और हर्षवर्धन का जो शासनकाल है वो माना जाता है 606 से लेकर के 647 एडी तक।
हर्ष का शासन काल, वही व्यक्ति जिनको नर्मदा नदी के किनारे आपको दक्षिण भारत में जाने से रोक देता है शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होंगे, मैगस्थनीज होगा जो कि सेल्यूकस निकेटर के तरफ से चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था, और वही बोलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का या मौर्य साम्राज्य का जो आपको मुख्य महल था वो लकड़ी का बना हुआ था, प्लस वो बोलता है, नई वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि राजा के पास महिला अंगरक्षक भी थे, महिला अंगरक्षक, बॉडीगार्ड्स, और प्लस वो ये भी बोलता है कि सेफ्टी रीजंस के कारण राजा कभी भी 2 लगातार रातें एक ही कमरे में नहीं सोता था। ठीक है, तो एक और चीज जानेंगे, मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है? इंडिका लिखी है। अगर पॉलिटिकल साइंस की किताब पूछी जाए तो वो अर्थशास्त्र है, लेकिन मौर्यन साम्राज्य का जो बेहतर आपको वर्णन है वो आपको अर्थशास्त्र में देखने को नहीं मिलता है। कहानी कुछ ऐसी है कि जब धनानंद को हरा दिया जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑफर करते हैं चाणक्य को कि सर जी आप मेरे प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, राजा तो आप हमको बना दिए लेकिन राज्य कैसे करना है ये भी थोड़ा सिखा दीजिए, आप मेरे प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। चाणक्य बोलता है कि बीइंग एन टीचर, आचार्य होने के कारण मेरा काम राज संभालना नहीं है, मेरा काम है पढ़ना और पढ़ाना, खुद भी अध्ययन करना और अध्यापन करना। तो हम तो जा रहे हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि दूसरे योग्य व्यक्तियों को, एक राक्षस नाम से एक व्यक्ति था जो धनानंद के पास काम करता था लेकिन वो योग्य व्यक्ति था, उसको वो महामंत्री बना करके चले जाते हैं। तो ये सोचिए कि चाणक्य अगर थे ही नहीं पाटलिपुत्रा में तो फिर उन्होंने मौर्य महल का वर्णन कैसे किया होगा? उन सारी चीजों का वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, यही रीजन है कि जैसा कि हम लोगों ने बात किया हुआ है ना कि ठीक है करेंगे इस सीरीज में हम लोग 2000 सवाल ही, लेकिन एबीसीडी करके नहीं कर रहे होंगे बल्कि और भी डिटेल में और भी सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, अगला, मेगास्थनीज ने भारत में अनेक नगरों का उल्लेख किया हुआ है, तो किया है उसने पाटलिपुत्र की तुलना फारस मतलब क्या समझना है? ईरान समझना है। ठीक है, उनके नगरों से की है, उसने किया है। और क्या उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया है? दार्शनिक इत्यादि, किसान, कारीगर इत्यादि, तो उसने बताया है। ठीक है, करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा आपके लिए डी, अनेक नगरों का उल्लेख करता है और समाज को 7 वर्गों में विभाजित भी बताता है। ठीक है, अगला देखिए, समाहर्ता मौर्य प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण पद था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि राजस्व संग्रह का जो काम है ना, ये कौन सा व्यक्ति करता था? समाहर्ता करता था, और सन्निधाता इस कलेक्ट किए हुए राजस्व को लेकर के सरकारी खजाने में जमा कर देता। और अगला स्टेटमेंट दे रहा है कि समाहर्ता सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था, तो ये सैन्य विभाग से इसका कुछ लेना देना नहीं था। मतलब आपको आंसर में देखना है कि बी कहां कहां पर गलत बता रहा है, रीजन कहां कहां पर गलत बता रहा है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आप लोगों से पूछ देगा कि ये टर्म किस किस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, संधि, विग्रह, यान, आसन, और इनका क्या क्या मतलब होता है? शांति स्थापित करना, युद्ध करना, सैन्य अभियान या तटस्थ रहना। ये टर्मोलॉजीज कहां से आई हुई है, ये टर्म्स कहां से इवॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, जानेंगे कि चाणक्य, उन्होंने दिया हुआ है 6 फोल्ड पॉलिसी, या इसी को कह सकते हैं षड गुण नीति।
अब चूंकि पॉलिटिकल साइंस की किताब थी अर्थशास्त्र, तो इसी में चाणक्य षडगुण नीति देते हैं और बताते हैं कि एक राजा को ना विभिन्न परिस्थितियों में इन्हीं 6 चीजों में से कुछ ना कुछ करना चाहिए। पहला चीज तो ये, वो अपने राजा को बोलते हैं विजिगीषु। विजिगीषु कहने का मतलब कि हमेशा दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए, उसको हथियाने के लिए राजा को तैयार रहना चाहिए। तो कैसे हथिया सकते हैं, कैसे दूसरे राज्य के ऊपर कब्जा किया जा सकता है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के चाणक्य बोलते हैं 6 तरीके से काम किया जा सकता है। पहला, संधि। अरे भाई, कोई आपसे ज्यादा पावरफुल देश है तो उस पर जाकर के फॉर द टाइम बिंग आप थोड़े ना कब्जा कर लेंगे। अभी तो आपका प्रयास होना चाहिए कि वो आपके ऊपर कब्जा नहीं कर ले। ठीक है, ईरान और अमेरिका में थोड़े ना आप जाकर के ईरान बोलेगा कि अभी हम अमेरिका पे कब्जा कर लेंगे। तो अभी ईरान को क्या प्रयास करना चाहिए, उसको संधि का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो चाणक्य बोलते हैं संधि की बात करते हैं। विग्रह, हम नई वाली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भाई जो हरिसेन थे ना, वो समुद्रगुप्त के लिए न सिर्फ उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है, बल्कि संधि और विग्रह के भी वो मंत्री थे। संधि मतलब हुआ कि दूसरे वाले के साथ शांति वार्ता कर लेना, और विग्रह मतलब होता है युद्ध करना। तो विग्रह मतलब फिर क्या हो गया, युद्ध करना। तीसरा देखते हैं, यान मतलब होता है सैन्य अभियान। यान मतलब होता है व्हीकल। व्हीकल पे बैठ करके तो राजा वाजा लड़ने जाएंगे ना। ठीक है, और चौथा है आसन। आसन मतलब तटस्थ रहना। ठीक है, कुछ नहीं करना, मेरा जो आसन है, मेरा जो सिंहासन है, उस पर हम बैठे रहेंगे। ठीक है, तो फिर सब एक दूसरे के साथ ही मैच है, उस चीज को देखेंगे। 1 2 3 4 फिर करेक्ट आंसर होगा। अभी हम लोगों ने और क्या जाना, हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब क्या होता है, टू प्रेज या प्रशंसा करना। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में किसकी प्रशंसा की गई है, समुद्र गुप्त की गई है। समुद्र गुप्त की गई है। और हरिसेन न सिर्फ, अब भाई कोई आदमी कविता करता है, कोई आदमी प्रशंसा करता है, तो दैट मीन्स वो तो कवि आदमी हुआ ना। लेकिन हरिसेन समुद्रगुप्त का केवल राजकीय कवि नहीं था। ठीक है, कोर्ट का पोएट नहीं था, बल्कि वो साथ साथ संधि और विग्रह का मंत्री भी था। वो राजा को बताता था कि कब आपको संधि करना है और कब सामने वाले के ऊपर आपको चढ़ाई कर देना है। तो ये टर्म्स हैं आपको कौटिल्य की षडगुण नीति के, 6 फोल्ड पॉलिसी। कौटिल्य की षडगुण नीति में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, संधि की बात करता है वो, विग्रह की भी बात करता है, द्वैधी भाव की बात करता है। द्वैधी भाव जानते हैं क्या होता है, ड्यूलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कई बार अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं ना, तो आपको टाइम बाई करना होता है। ठीक है, कोई शक्तिशाली राज्य आपके ऊपर चढ़ आया है ना, तो तब आपको टाइम बाई करना होता है, ताकि कुछ और समय लेकर के और अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए। तो द्वैधी भाव मतलब वही होता है, ड्यूलिस्टिक अप्रोच, लेकिन दंड की वो बात नहीं करता है। ठीक है, तो फिर करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको करेक्ट आंसर कौन से सम्मिलित नहीं है, तो ये तीनों चीजें हैं, इसका मतलब दंड षडगुण नीति का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन प्रशासनिक पद नहीं था। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, सन्निधाता, बार बार बीपीएससी पूछता है। ठीक है, सन्निधाता मतलब क्या हो गया, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोष का जिम्मेदारी संभालता हो, कोषाध्यक्ष। समाहर्ता हम लोगों ने देखा, राजस्व को कलेक्ट करने वाला। महामात्य या अमात्य हम लोगों ने देखा कि मंत्रियों को कहा जाता था। ठीक है, चाणक्य ने इन सबका सैलरी तक डिसाइड कर रखा था। सैलरी दी जाती थी पन में, और लोएस्ट सैलरी होती थी आपको कितना, तो 60 पन, और हाईएस्ट सैलरी होती थी 48,000 पन। अभी के समय में आप देखेंगे ना, तो पोर्टफोलियो जो होता है ना, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, तो यही सारा काम किया गया था चाणक्य के द्वारा भी। ग्राम भोजक जो टर्म है ना, ये पॉपुलर नहीं था मौर्य शासन काल में। इसका मतलब होता है ग्राम का मतलब एक तरीके से मुखिया जैसा शब्द, और ये टर्म रहा हुआ है गुप्त काल में प्रचलित। ठीक है, तो इसका मतलब फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ग्राम भोजक जो शब्द है वो गुप्त कालीन प्रशासन का शब्द है, और ग्राम भोजक ग्राम से ही लग रहा है कि गांव से रिलेटेड कोई एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ। ठीक है, राज्याभिषेक, वो राजा बनता है कब, अशोक
373 BC। ठीक है, याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर के 298 BC, राजा बिंदुसार, और ये भी ध्यान देंगे कि बिंदुसार पिताजी का नाम है अशोक के, न कि बिंबिसार। बिंबिसार अगर दे दिया तो 544 से लेकर के 492 BC तक। बिंदुसार माना जाता है कि 298 से लेकर के 273 BC तक। अशोक के बारे में फिर कहा जाता है कि मोटे तौर पर 273 BC से लेकर के 232 BC तक। लेकिन 273 BC में मतलब राजा बनने के बावजूद भी ना, इन लोगों में राजा बनने को लेकर इसका अपने भाइयों के साथ क्लैश चल रहा था, तो इसका राज्याभिषेक फिर 4 साल बाद होता है 269 BC में, और इसी में 8 साल और आगे जाकर के 261 BC में क्या करता है, ये कलिंग का युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने जानी कि 8 साल बाद 261 BC में ये कलिंग का युद्ध लड़ता है। और तीसरा वाला जो बुद्धिस्ट आपको काउंसिल है लगभग 251 BC में, इसके कालखंड में कहां पर होता है, तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र या पटना कह लीजिए। ठीक है, तो ये कहानी थी। पहला वाला स्टेटमेंट, इसका मतलब 269 BC में राज्याभिषेक, और इसी के 8 साल बाद 261 BC में कलिंग का युद्ध होता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई। किस नीति को छोड़ दिया, भेरी घोष को इसने छोड़ दिया। भेरी मतलब नगाड़ा होता है, युद्ध के पहले वो नगाड़े बजते थे ना सैनिकों में जोश लाने के लिए, तो उसने भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष की घोषणा की, तो दूसरा वाला भी सही होगा। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगला देखिए, परंपरागत बौद्ध स्रोतों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त हुई है। ठीक है, नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध भिक्षुक थे। नागार्जुनी गुफा अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ दिया जाए ना, नागार्जुनी गुफा अगर पूछ दिया जाए तो ये है जहानाबाद या औरंगाबाद। ठीक है, ये बुद्धिस्ट एक मॉन्क थे। वसुमित्र कौन से व्यक्ति हैं, तो वसुमित्र जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है 1st सेंचुरी में, ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग कनिष्क, तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई है। मोगलीपुत्र तिष्य कौन से व्यक्ति हैं, तो तीसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है जो सम्राट अशोक के कालखंड में हुआ है लगभग 251 BC में, उसकी अध्यक्षता की गई है मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा। लेकिन आपको अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा प्राप्त हुई है, तो उपगुप्त के द्वारा प्राप्त हुई है। बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगभग लाख से अधिक लोग मारे गए कलिंग युद्ध में 261 BC में। इससे अशोक आत्मग्लानि में भर गया, और तब वो एक बुद्धिस्ट भिक्षुक आकर के उनको ज्ञान का मार्ग बताते हैं, एंड उनका नाम है नन अदर देन उपगुप्त। ठीक है, बौद्ध परंपरा के अनुसार उपगुप्त वाज द वेरी पर्सन जिसने अशोक को बौद्ध धर्म की ओर दीक्षित किया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। साइंस के भी डेली हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, बट जैसा कि फर्स्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात किया कि अगर आपको उसका भी वीडियोस चाहिए, बिकॉज साइंस देख ही रहे ना कि अब कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है। ठीक है, जैसा कि अभी एईडीओ के पेपर में पूछा गया, बट अगर उसका आपको लिंक चाहिए तो हमारा जो नंबर है 9608053973, इस पे आप 3 या 4 लोगों से हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करवा करके इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका लिंक फिर हम लोग वहां से भेज देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ नए तरीके के प्रश्न हैं, प्रश्नों को हम लोग केवल एबीसीडी के अनुसार नहीं देख रहे हैं बल्कि बहुत डिटेल में चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 3-4 मिनट अब आप लोगों को एक्स्ट्रा बचाना है एग्जाम में, ई ऑप्शन जो है ना उसको फिल करने के लिए, तो उसका भी ध्यान रखेंगे।
वो कई बार कंफ्यूजन में क्या होता है ना कि ABCD को लेकर के आदमी कंफ्यूज हो जाता है, D मान करके E को आपने भर दिया, सबसे नीचे वाला तो D होता है ना, पता चला कि वहां सबसे नीचे E है। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं चौथे दिन के सेशन में।